गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। ओके, यहाँ पर इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए। ओके, इसके साथ साथ हम ये पढ़ेंगे क्या उस समय लोगों ने अपोज करा नहीं करा, उस समय कैसे अपोजमेंट देखे गए, जो वेस्टर्न एजुकेशन जो ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट किए थे उनका इंटेंशन एक्चुअल में क्या था, क्यों उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में इम्प्लीमेंट करे। और उसके साथ इससे पहले मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में कौन से एजुकेटिंग सिस्टम या एजुकेशन देने का तरीका कैसा था। Okay, so the British conquered the Indian territory and started administering in 18th century. Soon they felt the need to change the custom and values of the Indian peoples, whom they often referred as the natives of India. अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को एज अ नेटिव्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। बेसिकली जो जो मतलब हम नेटिव्स उनको बोलते हैं जो कि एक्चुअल में वहाँ के रहवासी हैं। जैसे ब्रिटिशर्स और इंडियंस की हम बात करें तो ब्रिटिशर्स फॉरेनर्स थे हम, है ना, क्योंकि वो दूसरे देश से हमारे यहाँ आए थे। वेयर एज इंडियंस जो थे वो यहीं पे रह रहे थे, मतलब यहाँ के एक्चुअल पीपल थे, तो उनको हम नेटिव्स के नाम से जानते हैं। ये वर्ड आप बार बार सुनोगे हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, ये आप बार बार सुनोगे, इसलिए मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया है। ओके, जैसे ब्रिटिशर्स ने 18th सेंचुरी में इंडिया पर पूरी तरीके से उनके इंडियन टेरिटरीज को कॉन्क्वर कर लिया था, तो उनके मन में यह आया था कि क्यों ना हम इंडियंस को एजुकेट किया जाए, इनके कस्टम इनके वैल्यूज को चेंज लाया जाए, इनमें मॉडर्नाइजेशन लाया जाए, जैसे कि ब्रिटेन में था। Okay, the fact that the change in the education system would make Indians civilized and good subjects. अब ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था कि इंडियन में नॉट सिविलाइज, यानी कि उनका रहन सहन का तरीका जो था बहुत ज़्यादा बेकार था, उनके रिचुअल्स उनके कस्टम्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, इनको सिविलाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए इनको एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन इनको प्रोवाइड करवानी होगी। हाउएवर दे वर डिवाइडेड इनटू देयर व्यूज ऑन द इफेक्टिव वेज टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इंडियंस। हालांकि विद इन द ब्रिटिशर्स भी इस बात का आर्ग्यूमेंट था कि आइदर इंडियंस को एजुकेट करना चाहिए या नहीं। So let us read about two distinct schools through the British administration on the spread of education in India. अब जो अगली जो हम एक्टिविटी पढ़ेंगे उसमें हम थोड़ा सा उस समय के जानकारी हमें मिलेगी कि उस समय किस टाइप के स्कूल्स हुआ करते थे। So basically it is divided into two groups, Group A and Group B. अब ग्रुप ए में जो है वो है सर विलियम जोन्स ने कहा है अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने ये कहा था संस्कृत लैंग्वेज इज मोर परफेक्ट देन द ग्रीक, मोर कॉपियस देन लैटिन एंड मोर रिफाइंड देन ईदर। यहाँ पर सर विलियम जोन्स का ये कहना था कि संस्कृत लैंग्वेज इज बेटर देन द अदर लैंग्वेज, जैसे कि ऐसा माना जाता है कि द ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज जो है वो उस समय ऐसा माना जाता था कि एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेजेस, लाइक हम जितने भी हम सोशल में हम वर्ड पढ़ते हैं, सारे जो वर्ड्स हैं मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आइदर दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड और दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। सो संस्कृत, जब वर्ल्ड में जब संस्कृत लैंग्वेज के बारे में पता नहीं था, सो दिस टू लैंग्वेजेस वर नोन एज गुड बिकॉज दिस ग्रीक लैंग्वेज को परफेक्ट लैंग्वेज माना जाता था। बट सर विलियम जोन्स जब इंडिया आए उन्होंने कहा कि नो, संस्कृत इज बेटर लैंग्वेज देन ग्रीक एंड द लैटिन। अगेन वन ऑफ द पर्सन जो थे सर थॉमस मुनरो, उन्होंने इंडियन कल्चर वाज, उन्होंने जो कहा था वो कहा था इंडियन कल्चर वाज ऑफ अ हायर ऑर्डर एंड एज सच इंग्लैंड हैज टू लर्न फ्रॉम मच फ्रॉम इट। अब उनका ये कहना था कि इंडिया का जो कल्चर है बहुत ज़्यादा अच्छा है और इंग्लैंड वाले जो पीपल्स हैं उनको इंडियन कल्चर से कुछ सीखना चाहिए और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। Whereas जो अदर ग्रुप है, जो ग्रुप बी वाले पीपल्स हैं, उनका ये मानना था द ब्रिटिश गवर्नमेंट एम शुड to be teach not Hindu or Muslim learning about the useful learning in other words western knowledge। और ब्रिटिशर्स का ये मानना था बिकॉज इससे पहले इंडियन में जो एजुकेशन सिस्टम था आइदर इट वाज इन द गुरुकुल्स ऑफ द हिंदूज और जो मदरसाज होते थे वो मुस्लिम पीपल्स के लिए होते थे, तो वो वहाँ पे जाके अपने जो उनकी जो मातृभाषा है या जो उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसी फॉर्म में वो एजुकेशन लेते थे। सो ब्रिटिशर्स का मानना था एजुकेशन शुड नॉट बी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम, इट शुड बी अपॉन द यूजफुल लर्निंग, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए और वो आपको वेस्टर्न नॉलेज के थ्रू ही मिल पाएगा। ये कहना था जेम्स मिल की तरफ से। नाउ अगेन देयर वाज अ पर्सन थॉमस बेंटन मैकेलॉय, उनका ये कहना था
द इंग्लिश पीपल ऑफ इंग्लैंड हैड टू एजुकेट अ पीपल हु कैनॉट एट प्रेजेंट बी एजुकेटेड बाय मींस ऑफ देयर मदर टंग। उनका ये मानना था कि इंग्लैंड के पीपल्स को ही इंडियन को एजुकेट करना पड़ेगा उनकी मातृभाषा में, कि ताकि वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज हो सका, साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज है वो इंडियंस को मिल पाए। ओके, सो ये दो ग्रुप्स बने हुए थे विद इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स के, आइदर दे शुड बी एजुकेटेड इन द नेटिव लैंग्वेज संस्कृत और उर्दू, और इट शुड बी और उनकी जो दूसरी जो उनको जो लर्निंग जो है एक्चुअल जो स्किल बेस्ड नॉलेज है, यूजफुल लर्निंग है, या फिर वो वेस्टर्न एजुकेशन इंडियंस को प्रोवाइड की जाए। सो इन दोनों के ब्रिटिशर्स के आपस में इस बात का थोड़ा आर्ग्यूमेंट था, एक डिबेट इरप्ट हो चुका था कि आइदर कॉलोनियल इंडिया को एजुकेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, किस टाइप के एजुकेशन को प्रोवाइड करनी चाहिए। सम एडवोकेट द स्प्रेड ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड लर्निंग व्हाइल अदर्स अप्रूव द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न लर्निंग थ्रू इंग्लिश मीडियम। अब कुछ का ये मानना था कि जो इंडियन लिटरेचर है जो संस्कृत में है या अदर लैंग्वेज में, उन्हीं को प्रमोट करना चाहिए। कुछ का मानना था कि नहीं, इंडिया पर वेस्टर्न एजुकेशन या इंग्लिश मीडियम जो लर्निंग है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। द ब्रिटिश ऑफिशियल हु फेल्ट दैट द वेस्टर्न एजुकेशन शुड नॉट बी थ्रस्ट अपॉन नेटिव बिलीव दैट इंडियन कम्युनिटी शुड बी टॉट ओनली दो सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज दैट दे वैल्यूड एंड वर ऑलरेडी फैमिलियर विद। अब कुछ ब्रिटिशर्स ऑफिशियल का ये मानना था कि उन पर वेस्टर्न एजुकेशन थोपनी नहीं चाहिए, जो उनके नेटिव लैंग्वेज है, जो उनके लिए जो उनके लाइफ के लिए जो कुछ सीखना, जो उनके नेटिव लैंग्वेज से सीखना जरूरी है, केवल वही एजुकेशन उनकी प्रोवाइड करनी चाहिए। Therefore, institutions all over India were encouraged to teach ancient Indian texts, संस्कृत, पर्शियन लिटरेचर एंड पोएट्री। और जितने भी इंस्टीट्यूशन थे वहाँ पर इस बात का इंकरेजमेंट किया गया कि जो आपकी जो एंशियंट लैंग्वेज है, आइदर संस्कृत और पर्शियन, उन्हीं लिटरेचर और पोएट्री को इंस्टीट्यूशन में सिखाया जाए। This they believe would have the British earn respect from the Indians। अब ऐसा करने का कारण ये था कि इससे इंडियन जो है ब्रिटिशर्स को रेस्पेक्ट करने लगेंगे। उन इंडियंस को ऐसा नहीं लगेगा कि ब्रिटिशर्स अपना कल्चर या अपना कस्टम हम पे थोप रहे हैं, या फिर हमारा कल्चर या कस्टम हमसे छीन रहे हैं। Warren Hastings, then the Governor General of Bengal, set up a madrasa in Calcutta in 1781। और उसी दौरान वैरन हेस्टिंग ने जो कि उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने मदरसा सेटअप किया गया कोलकाता में जो, और इन 1781 मदरसा इज ए प्लेस जहाँ पर जो मुस्लिम जो रिलीजन होता है उससे रिलेटेड आपको नॉलेज दी जाती है। ओके, टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। और कारण ये था कि वहाँ पर वो अरबिक या पर्शियन और इस्लामिक लॉ के बारे में जो वहाँ के बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। इन 1799 अदर ब्रिटिशर ऑफिशियल जोनाथन डंकन एस्टैब्लिश्ड द संस्कृत कॉलेज एट बनारस फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू लॉ एंड फिलोसफी। और मीनवाइल 1791 में एक और ब्रिटिश ऑफिशियल जोनाथन डंकन ने एक और कॉलेज स्टैब्लिश किया गया बनारस में, और जिसका मतलब इसका इस्टेब्लिश करने का इंटेंशन ये था कि वहाँ पे हिंदू लॉ एंड फिलोसफी के बारे में पढ़ाई जाए। ओके, सो नाउ जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ओरिएंटलिज्म। अगर ओरिएंटलिज्म क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, एक्चुअली ओरिएंटलिज्म का मीनिंग क्या है। ओके, इन 1783 विलियम जोन्स अराइव्ड इन कैलकाटा टू प्रैक्टिस लॉ एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट सेटअप बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी। Jones was a linguistic and knew several languages including Greek, Latin, French, English, Arabic and Persian. In Calcutta, he learned Sanskrit grammar and poetry from Pandits. Later, he studied ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and other science. अब ओरिएंटलिज्म का मतलब जानने से पहले हम थोड़ा सा उसमें जाएंगे। इसी दौरान क्या हुआ, 1783 में विलियम जोन्स कोलकाता में आए एज ए जूनियर जज इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, जो इंडिया में जो ईस्ट इंडियन कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया था वहाँ। ओके, कलकत्ता में सेटअप किया था। अब जो जोन्स जो थे वो काफ़ी लिंग्विस्टिक पर्सन थे, मतलब ऐसे पर्सन जो कि पढ़ाई से अदर लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर करने में उनको काफ़ी अच्छा लगता था। ओके, बहुत सारे लैंग्वेजेस के बारे में जानना, इसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक। ओके, अब उनको कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी इंडिया में अराइव
होने से पहले उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज लाइक जैसे ग्रीक होगी, लैटिन होगी, फ्रेंच होगी, इंग्लिश होगी, अरबिक होगी, पर्शियन होगी, ये सारी लैंग्वेज उनको आती है। जब वो कलकत्ता आए तो यहाँ पर उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करी, यहाँ की संस्कृत ग्रामर, पोएट्री सीखी उन्होंने पंडित से। ओके, इसके बाद में वो उन्होंने इंडियन टेक्स्ट, इंडियन फिलोसफी, इंडियन लॉज के बारे में पढ़ा, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, अर्थमेटिक, मैथ्स, मेडिसिन और अदर सर्विसेज के बारे में इन संस्कृत में उन्होंने नॉलेज लिया, जो कि एज पर जो इंडियंस जो के गुरुकुल्स में उस समय सिखाते थे। एट द सेम टाइम मेनी अदर लाइक माइंडेड ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन कैलकाटा लाइक हेनरी थॉमस, Cullerbrook and Nathaniel Hallett also tried to study the Indian heritage, master Indian language and translate Sanskrit and Persian work into English। और उसी दौरान अदर ब्रिटिश ऑफिशियल जैसे हेनरी थॉमस थे, नैथनियल हैलेट थे, ये एंशिएंट इंडिया की लैंग्वेजेस सीख रहे थे ताकि जो संस्कृत टेक्स्ट है या पर्शियन टेक्स्ट है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। लाइक जोन्स दे हैड डीप रेस्पेक्ट फॉर द एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडिया एज वेल एज द वेस्ट। अब जैसे ही जोन्स हैं वैसे ये जो पीपल्स थे हेनरी थॉमस और नैथनियल हैलेट, इनको भी इंडियन कल्चर या इंडियन एंशिएंट कल्चर्स के प्रति काफ़ी इनके अंदर रेस्पेक्ट थी, जितनी वो अपने वेस्टर्न कल्चर के बारे में रेस्पेक्ट करते थे। दे फेल्ट दैट लाइक अदर एशियन सिविलाइजेशन द इंडियन सिविलाइजेशन हैड लॉट्स ऑफ इट्स पास्ट ग्लोरी एंड नीडेड टू बी रिव्यूड। उनका ये मानना था कि जैसे कि अदर सिविलाइजेशन है वैसे ठीक इंडियन या एशियन सिविलाइजेशन, जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसमें भी बहुत सारे पास में बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान हैं जो कि हमें वापस से रिवाइव्ड करने चाहिए। तो एनकरेज ओरिएंटल स्टडीज। अब ओरिएंटल स्टडीज यानी कि यहाँ की जो हमारी नेटिव जो हम शिक्षा जो गुरुकुल्स में दी जा रही थी उसी को हम बोलते हैं ओरिएंटल स्टडीज। सो टू एनकरेज ओरिएंटल स्टडीज, Jones, Colebrook and Halheld came together and founded the Asiatic Society of Bengal. They collected old manuscripts from India, understood their meanings and translated them into English. अब उन्होंने इस ओरिएंटल स्टडीज को इनकरेज करने के लिए उन्होंने सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई बंगाल में, और उन्होंने जितनी भी ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनको कलेक्ट किया। ऑल ओवर द इंडिया में जितनी भी ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनको कलेक्ट करा, उनको समझा और उनको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। They publicized that they are finding by starting a journal called Asiatic Researches। इसके साथ साथ उन्होंने अपने जर्नल्स यानी कि अपने आर्टिकल्स पब्लिश करना स्टार्ट कर दिए और एशियाटिक रिसर्चेस के नाम से उन्होंने अपने जर्नल्स पब्लिश करना स्टार्ट कर दिए। दे बिलीव दैट दिस एक्सरसाइज को बेनिफिट बोथ इंडियंस एंड द ब्रिटिश। अब उनका ये मानना था कि ये दोनों को बेनिफिट करेगा, इंडियंस को अपने जो पास्ट ग्लोरी है उसको भी रिवाइव करने का मौका मिलेगा, उनको जानने का मौका मिलेगा, और ब्रिटिशर्स के भी बारे में पता चलेगा कि इंडियन की जो पास्ट एंशिएंट ग्लोरी है, उनके जो कल्चर है उसके बारे में जानने को मिलेगा। It would have Indian rediscover their rich heritage and understand the lost glorious past of the country. This could also help Britishers from Indian culture, making them both the custodians and savior of Indian culture and heritage। अब उनका इंटेंशन ये था कि ब्रिटिशर्स अगर इस लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे या इंडिया के कल्चर्स के बारे में जानेंगे तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के कल्चर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ओके, और समझ पाएंगे कि एक्चुअल में इंडियन कल्चर से क्या अहमियत है फॉर द इंडियंस। People such as Jones, Duncan and Hastings who had scholarly knowledge of languages and cultures of Asia were known as Orientalists। और ऐसे people जिनको कि एशिया या इंडियन नॉलेज के बारे में बहुत सारे कल्चर्स के बारे में नॉलेज था, ऐसे पीपल्स को हम ओरिएंटलिस्ट के नाम से उस समय जाना जाता था। द टर्म ओरिएंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ओरिएंट विच मीन्स द राइजिंग सन। अब ओरिएंटलिज्म इसलिए कहा जाता था कि जो ये वर्ड जो लिया गया था लैटिन वर्ड से लिया गया था जिसका मतलब राइजिंग सन। राइजिंग सन इन द सेंस कि जो सन जो राइज होता है वो ईस्ट डायरेक्शन से होता है, तो ओरिएंट जो वर्ड है वो इस वजह से लिया गया कि ईस्टर्न स्टडीज या स्टडी अबाउट द फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, तो इस वजह से ये ओरिएंट वर्ड लिया गया। हैंस ओरिएंट वाज यूज्ड टू रिफर टू द प्लेस वेयर द सन राइज दैट दिस प्लेस इज in the east. Originally the term was used to refer the eastern half of the Roman Empire after it split into two administrative units. With the time of the European began applying the term Eastern Asia where they had their colonies। अब एक्चुअल में जो ओरिएंट वर्ड जो था वो रोमन एम्पायर में जब डिवाइड हुआ था दो हिस्सों में तब ये ओरिएंट वर्ड आया था। जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था इसके लिए उसको ओरिएंट वर्ड यूज हुआ था, बट लेटर ऑन ब्रिटिशर्स ने इस वर्ड का इस्तेमाल करने लगा क्योंकि उन्होंने मोस्ट ऑफ द ईस्ट एशिया जो है वो उन्होंने अपनी कॉलोनीज या उनको कॉन्कर कर लिया था, इस वजह से वो लोग इसको ओरिएंट नाम जो पड़ा है वो इस वजह से पड़ा है।
The study of society's culture, language and people of Eastern Asia by Western scholars are called as Orientalism. और जो वेस्टर्न पीपल जो हमारे ईस्टर्न एशिया के बारे में स्टडीज करते थे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के बारे में स्टडी करके उनके बारे में, वहाँ की लैंग्वेजेस, वहाँ की कल्चर, वहाँ की सोसाइटी के बारे में स्टडी जो करते थे, इसी पूरी स्टडीज़ को हम ओरिएंटलिज्म के नाम से जानते हैं. द ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट सच एज जोन्स, डंकन, हेस्टिंग नीडेड इंडियन स्कॉलर टू टीच them vernacular languages and literature. They believe that it was important for the British to understand the ancient law, culture and ideas of the Indians to form a strong base for the development एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया. अब जो ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट थे, चाहे वो जोन्स हो, डंकन हो या हेस्टिंग्स हो, उनका ये मानना था कि हमें जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए. जो मतलब लोकल लैंग्वेज होता है, जितने भी जो हमारे ग्रंथ लिखे हैं, जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, जो उस समय जो नेटिव पीपल, जो आम इंसान जो लोकल लैंग्वेजेस बोल पा रहे हैं, उस लोकल लैंग्वेज उनके लिटरेचर के बारे में जानकारी होना चाहिए, जिससे कि ब्रिटिशर्स को हमारे एंशिएंट लॉ, जो हमारा कानून है, हमारा कल्चर है, हमारे आइडियाज़ हैं, इसके बारे में वो जान सकें. ओके, यहाँ पर हमने ओरिएंटलिज्म और जो थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसके बारे में जाना. जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम ऑपोजिशन ऑफ द ओरिएंटलिज्म, कैसे इंडिया में इस ओरिएंटलिज्म के या ओरिएंटलिस्ट का जो इनका विरोध कैसे होने लगा, जो कि ब्रिटिशर्स ने ही किया था, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने ही किया था, और कैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट करी. ओके, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.